एपिसोड 9 नौकरानी की बेटी। आज का दिन सिंघानिया परिवार के लिए बहुत ही खास था। आज सिंघानिया परिवार के दोनों बड़े बेटों का जन्मदिन था, अरशद और अथर्व का। और हर साल की तरह इस साल भी सिंघानिया पैलेस में पार्टी की तैयारियां काफी जोश के साथ हो रही थी। अनन्या बैग लिए सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका सारा ध्यान लिविंग रूम की डेकोरेशन पर था। उसने जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा, अरशद के दादाजी गंभीरता से बोले, ए लड़की, वहीं रुको। अनन्या इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। पूरे पैलेस में उसे ए लड़की कहने वाला सिर्फ एक ही शख्स था। उनकी तरफ मुड़ते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। महेंद्र सिंघानिया काफी बूढ़े हो चुके थे। अब उन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी, मगर उनकी आवाज में वही पहले की तरह रोब और घमंड बरकरार था जो आज से 30 साल पहले हुआ करता था। महेंद्र सिंघानिया सोफे पर बैठकर अपनी मॉर्निंग कॉफी पी रहे थे। उनके साथ उनके दोनों बेटे और उनकी दोनों बहुएं भी मौजूद थी। सबकी जलती हुई नजरें अनन्या पर थी, मगर अनन्या को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो फिजिकली उसे हर्ट करने का जोखिम उठा सके। महेंद्र जी ने कॉफी का कप टेबल पर रखने के बाद अनन्या को देखते हुए बोले, तुमने आज रात के बारे में अरशद से बात की? इस पर अनन्या ने ना में अपना सिर हिला दिया तो दादाजी उसे डांटते हुए बोले, तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज पैलेस में उसके जन्मदिन की पार्टी है। हजारों बिजनेसमैन सिर्फ उससे मिलने के लिए पार्टी में शामिल होंगे और अभी तक तुमने उसे पार्टी में आने के लिए नहीं मनाया। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर अरशद आज रात की पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो पिछली बार की तरह इस बार फिर से हर जगह सिंघानिया परिवार का मजाक उड़ाया जाएगा। अभी भी समय है, कैसे भी करके उसे पार्टी में आने के लिए राजी करो। इस पर अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। दादाजी कुछ और भी कहना चाहते थे, मगर सीढ़ियों से आ रहे अरशद को देखकर वो शांत रहे। वही अरशद रूम में जितना शांत और कूल लग रहा था, उससे एकदम उलट वो अब था। इस वक्त उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। उसकी मौजूदगी आसपास के माहौल में खौफ पैदा कर रही थी। अनन्या को अपनी फैमिली के साथ देखते ही अरशद की भौहें तन गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। अचानक अपने पीछे से अरशद की आवाज़ सुनकर अनन्या हड़बड़ा गई तो अरशद फिर से बोला, जाओ कार में जाकर मेरा वेट करो। इस पर अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाते ही अरशद ने अपने दादाजी की तरफ रुख करते हुए ठंडे लहजे में बोला, दादाजी, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? तो दादाजी चिढ़ती हुई आवाज़ में बोले, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हम सब चाहते हैं तुम आज की पार्टी में शामिल। इतने में ही अरशद ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, आपको जो बात करनी है आप डायरेक्ट मुझसे करेंगे। रही बात पार्टी की, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊँगा, मगर अच्छा होगा आप मुझसे इस सब मामले में ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें। यह सुनाकर सब उसे गुस्से से घूरने लगे, मगर वो सिर्फ घूर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। बाहर अनन्या ने श्याम अंकल को कार से बाहर आते देखा और उनके पास चली गई। श्याम की उम्र करीब 45 साल के पास थी। वो पिछले 12 साल से अरशद के ड्राइवर थे। अनन्या को देखते ही उन्होंने बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। वैसे तो अनन्या को ये सब पसंद नहीं था, मगर उसने कभी इसके लिए श्याम अंकल को मना नहीं किया। पैलेस के सामने एक और कार आकर पार्क हुई और उसमें से 2 लड़कियां बाहर आई। अनन्या का ध्यान उन दोनों के शॉर्ट ड्रेसेस पर था और वो मायूस लग रही थी। उसे भी ऐसी ड्रेसेस काफ़ी पसंद थी, मगर अरशद उसे इन ड्रेसेस को पहनने से साफ मना कर दिया था। पैलेस से बाहर आते ही अरशद ने श्याम से कहा, श्याम, विला चलो। और ये कहते हुए वो कार में बैठ गया। कार में पूरे टाइम अरशद किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वहीं अनन्या का ध्यान अपने बैग पर था। करीब 20 मिनट बाद कार एक विला के सामने आकर रुकी। अवर डेस्टिनी, ये इस विला का नाम था। इसे देखते ही अनन्या के फेस पर स्माइल आ गई। अरशद अनन्या को उसका वेट करने का बोलकर विला के अंदर चला गया। 7 साल पहले अरशद ने अपने हाथों से इस विला का डिज़ाइन रेडी किया था। हालांकि लास्ट में अनन्या ने पूरे 3rd फ्लोर का डिज़ाइन चेंज कर दिया। उस वक्त वो महज 15 साल की थी और उसका बनाया डिज़ाइन 79% अरशद के कमरे से मिलता जुलता था। उस वक्त अरशद ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था,
अगर तुम ऐसे डिज़ाइन रेडी करोगी तो कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब के लिए हायर नहीं करेगी। तो अनन्या ने भी उससे कहा था, मैं दूसरी कंपनी में क्यों जाऊँ जबकि हमारी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है। उस वक्त वो बच्ची थी, उसे अपने और अरशद के बीच का फर्क नहीं पता था। उम्र के साथ साथ सिंघानिया परिवार के लोगों के तानों ने उसे जल्द ही उसके और अरशद के बीच का फर्क समझा दिया और उसे समझ आया जिस परिवार को वो अपना समझती थी वो तो कभी उसका था ही नहीं। वो लोग तो सिर्फ उससे तब भी प्यार से बात करते जब उन्हें अरशद तक अपनी बात पहुंचानी होती। बाकी के समय अनन्या होकर भी उनके लिए ना के बराबर थी। करीब 30 मिनट बाद अरशद विला से बाहर आया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड डैनियल था। डैनियल एक शार्प शूटर के साथ एक इंडियन भी, मगर उसकी पूरी फैमिली शुरू से ही अमेरिका में रहती थी। कार दोबारा स्टार्ट हुई और करीब 1.25 घंटे बाद कॉलेज के वीआईपी एरिया में जाकर रुकी। अरशद ने देखा अनन्या का एक हाथ उसके बैग में था और वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। तो अरशद ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, आन्या। अरशद ने प्यार से पूछा, आर यू ओके? इस पर अनन्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कार से नीचे उतर गई। इंपीरियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मीटिंग रूम में सभी के चेहरे उतरे हुए थे और बेमन से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर चल रही प्रेजेंटेशन को देख रहे थे। आज 23 बार वो लोग सेम प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट एक 7 स्टार होटल का था और इसे इंडिया के टॉप 10 डिज़ाइनर ने मिलकर रेडी किया था, मगर वो सब मिलकर भी अरशद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे। स्क्रीन बंद हो चुकी थी। सब अरशद के बोलने का वेट कर रहे थे। अरशद किसी शाही राजा की तरह चेयर पर टिक कर बैठा था। उसका एक हाथ चेयर के हैंडल पर था और दूसरे हाथ से वो पेन को घुमाते हुए सभी को देख रहा था। अचानक से अरशद ने पेन को जोर से टेबल पर पटक दिया और बिना कुछ कहे मीटिंग रूम से बाहर चला गया। इसका मतलब साफ था, उसने एक बार फिर से होटल के डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया था। सभी ने निराशा से अपना सिर झुका लिया। केबिन में अरशद अपने असिस्टेंट केशव से बोला, मेरी आज रात की सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दो। तो केशव बोला, ओके सर। इंपीरियल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती थी। पिछले 10 सालों में अरशद ने सभी स्टेज में सफलता हासिल की थी, मगर उसका सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट का था। बिजनेस की दुनिया में लोग उसे रियल एस्टेट का किंग कहते थे। अरशद के कई सारे असिस्टेंट्स थे, उनमें से एक था मुन्ना। मुन्ना का रियल नाम मुनील शाह था, पर शायद मुन्ना को वो नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम शॉर्ट में मुन्ना रख दिया था। दरवाजे पर नॉक हुआ और एक व्हिप की आवाज़ के साथ दरवाज़ा अपने आप ओपन हो गया। अंदर आते ही मुन्ना ने एक फाइल अरशद के सामने ऐसे पटकी जैसे वो बॉस हो और अरशद उसका असिस्टेंट हो। हालांकि अरशद को इस बात का बुरा नहीं लगा। उसने बिना सिर ऊपर उठाए बोला, कहो क्या हुआ? तो मुन्ना ने गुस्से में बोला, बॉस, मैंने आपको पहले ही कहा था हमें शांतनु को ख़त्म कर देना चाहिए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। आज उस 2 कौड़ी का शांतनु की अकड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो हमसे कम्पीट करने चला है। यह सुनते ही अरशद ने एक नज़र मुन्ना को देखा और फिर अपने सामने रखी फाइल को। ये एक टेंडर की फाइल थी। फाइल के फ्रंट पर बोल्ड में लिखा था, शांतनु कश्यप। यह देखकर अरशद के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मुन्ना से कहा, इस बार का टेंडर शांतनु कश्यप को मिलना चाहिए। तो मुन्ना बोला, लेकिन बॉस। तो अरशद उसे ऑर्डर देते हुए बोला, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। यह सुनकर मुन्ना गुस्से से वहां से चला गया। शाम हो चली थी। पैलेस के साथ साथ पूरे गार्डन को भी डेकोरेट कर दिया गया था। अनन्या ने यह सब अपने कमरे की विंडो से देख रही थी। दरवाजे पर नॉक के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला। सामने निया को देखते ही अनन्या के दिल में घबराहट होने लगी। अरशद की मौजूदगी में निया हमेशा उसे तंग किया करती थी, मगर पिछले 3 साल से निया अपनी हायर स्टडीज़ के लिए लंदन में थी। उसे अचानक से अपने सामने देखकर अनन्या हकलाते हुए बोली, तुम? तो निया उसका मजाक बनाते हुए बोली, अरे तुम तो बोलती भी हो, मुझे तो लगा था तुम तो गूंगी हो। तो अनन्या ने अपना सिर झुका लिया। निया ने उसे एक हाथ से साइड किया और कमरे के अंदर आते हुए बोली, भाई ने तुम्हारे थाट बाट का पूरा इंतजाम कर रखा है। कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता
कि तुम एक नौकरानी की बेटी का कमरा इतना भी सुंदर हो सकता है। यह सुनते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये सच था कि वो एक सर्वेंट की बेटी थी। अक्सर लोग उसे इसके लिए ताने देते थे, मगर अनन्या को कभी इस बात का बुरा नहीं लगता। मगर जब भी निया उसे ताना देती, ना जाने क्यों अनन्या की आंखें नम हो जाती। निया की नज़र बेड पे रखे एक छोटे से बॉक्स पर गई। उसने उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले वो उसे ले पाती, अनन्या ने बॉक्स ले लिया। इस पर निया उसे आंखें दिखाते हुए बोली, उसे मुझे दो। तो अनन्या ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं। यह देखकर निया उससे बॉक्स छीनने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। यह इंसान को देखते ही निया हैरानी से बोली, भाई आप यहाँ? तो अथर्व ने उल्टा उसी से पूछ लिया, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अनन्या ने फेक स्माइल कर, भाई मैं तो अनन्या से मिलने आई थी। यह सुनते ही अथर्व की आंखें छोटी हो गई। अगर तुम अनन्या से सिर्फ मिलने आई थी तो उसकी आंखों में आंसू क्यों है? ये सुनकर निया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वहीं अनन्या बिना कुछ बोले अपना कॉलेज बैग लेकर अरशद के कमरे में आ गई। दूसरी तरफ अथर्व निया को डांटते हुए बोला, तुम्हें कभी आई एक दिन भी नहीं हुआ और तुम उसे परेशान करने उसके कमरे में आ गई। लेकिन भाई मैं तो बस उससे, निया ने अथर्व को एक्सप्लेन करना चाहा, मगर अथर्व उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। निया पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अथर्व ने कमरे को ध्यान से देखा। वो अब तक इस कमरे में सिर्फ 3 बार आया था, वो भी निया के कारण। अथर्व वहां से जाने को मुड़ा ही था कि वो रुक गया और उसने कदम अपने आप ही बेड की तरफ बढ़ने लगे। उसने पिलो हटाया और चेहरे का रंग उड़ गया। जो फोटो उसने आज से 3 साल पहले अनन्या के पिलो के नीचे देखा था, वो अभी भी वहां था। उसने दोबारा से वो तस्वीर वहीं रख दी और कमरे से बाहर आ गया। अरशद का रूम कई पार्ट्स में डिवाइडेड था, या यूं कहे कि वो रूम नहीं बल्कि एक अपार्टमेंट था। अनन्या एक कमरे में आई, वहां बहुत सारी पेंटिंग थी। अनन्या की नज़र एक पेंटिंग पर रुक गई। यह पेंटिंग अरशद ने बनाई थी, जिसमें वो और उसका पूरा परिवार था। क्या मैं भी कभी इस पेंटिंग का हिस्सा बन पाऊंगी? अपने अंदर से आई इस आवाज़ पर अनन्या अपने आप पर हंसने लगी। उसने कुछ पेंसिल और ड्राइंग शीट ली और रूम में एक कोने में बैठकर कुछ ड्रॉ करने लगी।